हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों की पढ़ाइयाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जो नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं और वो एग्जामिनेशन में प्रेजेंट टाइम में आता ही आता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में आज की क्लासेस में। तो देखते हैं फटाफट कि आज की क्लासेस में क्या है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में, जहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे ट्रैक्स वगैरह के बारे में, और फिर उसके बाद हम कंप्लीट ट्रैक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि हार वो सबक है जो आपको हमेशा बेहतर होने का मौका देगी। तो हमेशा जब भी हम हारें तो ये ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई हैं। उन हार किस कारणों से हुई है, कौन सी ऐसी कमियां हमारे अंदर थी जिसके कारण हम फेल हो गए या हार गए, तो उन कमियों के बारे में पहले पहचानना है, फिर उस पर अच्छे से सुधार करना है और उन्हीं कमियों को अपने स्ट्रेंथ में बदल देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उन कमियों को दूर करके विजय प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड इन। इंडियन रेलवे को कब नेशनलाइज किया गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हमें समझना होगा इंडियन रेलवे के बारे में एट अ ग्लांस, मतलब एक संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। तो इंडियन रेलवे बेसिकली ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि नॉर्मली जो फर्स्ट ट्रेन थी वो पहली बार जो गई थी वो 1853 में बॉम्बे टू थाने गई थी। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, ये लगभग आपके 1853 में चलाई गई थी बेटा। और ये हमेशा कहाँ से चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने। तो मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी, ये 1853 में चलाई गई थी। इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया, तो इसको 1951 में हमने नेशनलाइज किया। तो इट इज़ नेशनलाइज्ड इन 1951। तो हमारा क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है कि इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज किया गया था, देन आंसर क्या होगा, 1951 करेक्ट आंसर है। 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी यार, ये बॉम्बे से लेके ठाणे के बीच में चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी यहाँ पे इंडियन रेलवे में। तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है यार, नॉर्मली अगर देखा जाए तो लगभग 65,000 किलोमीटर रूट पे ये हमारा रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें डेली पैसेंजर्स लगभग 2.5 मिलियन जाते हैं और डेली फ्रेट जो है वो 2.8 मिलियन का है, जिसमें 7500 स्टेशंस हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इंडियन रेलवे ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे से थाने गई 1853 में। इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन 1951 में होता है। तो चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रैक गेज इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ट्रैक गेज का टाइप है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि इंडिया में 3 तरह के ट्रैक गेज हम यूज़ करते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं यार। ब्रॉड गेज भी यूज़ होता है, मीटर गेज भी यूज़ होता है और नैरो गेज भी होता है। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रैक गेज इन इंडिया। कितने टाइप के ट्रैक गेज इंडिया में यूज़ होते हैं, पहला अगर देखा जाए तो ब्रॉड गेज है, दूसरा क्या है, मीटर गेज, और तीसरा नैरो गेज। तो चलिए सबसे पहले ट्रैक गेज के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो आते हैं हम ट्रैक गेज इन इंडिया। तो हमने बोला कि इंडिया में 3 तरह के ट्रैक गेज का इस्तेमाल हम करते हैं।
सबसे पहला ट्रैक जैसा कि आप देख पा रहे हो जो मोस्टली पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए जितनी भी ट्रेन्स वगैरह चलती हैं वो सारी की सारी ट्रेन्स कहाँ पे चल रही हैं, ब्रॉड गेज पे चल रही हैं। तो इसको हम वाइड गेज भी कहते हैं या सिंपली ब्रॉड गेज कहते हैं। तो ये आपका पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा W से। ध्यान रखना है ब्रॉड गेज को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए कि इसमें दो ट्रैक के बीच का, नॉर्मली ये ब्रॉड गेज में दो रेल्स के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो लगभग 5 फीट 6 इंच का होता है। तो वाइड गेज है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग कितना होगा, 5 फीट 6 इंच। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मली 5.5 फीट का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें सेकंड मीटर गेज है। मीटर गेज अगर देखा जाए तो इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड गेज अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं मीटर गेज। मीटर गेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रैक है ये कैसा है, मीटर गेज का है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस लगभग 3 फीट का होता है। नेक्स्ट लास्ट अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं नैरो गेज। ये हमारा जो थर्ड है इसको हम कहते हैं नैरो गेज में अगर देखा जाए तो दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 फीट का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली हम कितने गेज का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के गेज, ट्रैक गेज होते हैं। ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। ब्रॉड गेज को ही हम वाइड गेज कहते हैं, मैक्सिमम अप टू 5.5 फीट का डिस्टेंस हो सकता है। मीटर गेज में 3 फीट का, नैरो गेज में अगर देखा जाए तो 2 फीट का। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नॉर्मली अगर हम सप्लाई की बात करें तो यूनिवर्सल सप्लाई हम जो यूज़ करते हैं वो 25 kV AC ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए मोस्टली जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, 25 kV AC ट्रैक्शन। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कितने तरह के ट्रैक गेज इंडिया में होते हैं। 3 तरह के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप, W से, मीटर गेज को Y से और नैरो गेज को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मली लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये लेटर्स सिंपली बताएंगे कि किस तरह की गेज पे ये जो नॉर्मली किस तरह के गेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे W रिप्रेजेंट करेगा ब्रॉड गेज, Y रिप्रेजेंट करेगा मीटर गेज, N रिप्रेजेंट करेगा नैरो गेज। और इनके बीच का जो 2 रेल्स वगैरह के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पटरियों के बीच की डिस्टेंस भी पता चल गई कि 2 फीट, 3 फीट और मैक्सिमम 5.5 फीट। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रैक गेज का टाइप है। तो सारे टाइप, ये तीनों टाइप यूज़ होते हैं इंडिया में। तो ये सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हैं। बट मोस्टली अगर देखा जाए तो इस समय पे हम ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ डेजिग्नेशन ऑफ इंडियन रेलवे लोकोमोटिव इज़ नोन एज WAM1, मतलब जो इंडियन रेलवे लोकोमोटिव है उसका डेजिग्नेशन क्या दिया हुआ है, WAM1। देन इन दिस W इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें W क्या इंडिकेट करता है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे में एक लोकोमोटिव है जिसको हम इंजन भी बोलते हैं। तो वो जो लोकोमोटिव है उसमें उसका नाम दिया गया है WAM1। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें W क्या इंडिकेट करता है, इसमें W क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर पहले इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लोकोमोटिव का हम नाम कैसे सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली लोकोमोटिव में आप देखेंगे कि WAM1 होता है, कहीं कहीं पे WAP5 हो जाता है, कहीं कहीं पे WAP3, 7 ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, आप देखते हो कि कभी भी लोकोमोटिव रहता है तो उसके फ्रंट एंड पे ही लिखा रहता है ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले हमें समझना है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आसानी से। तो पहले अगर हम बात करें लोकोमोटिव की, तो नॉर्मली 2 तरह के लोकोमोटिव इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। या तो हम डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल करेंगे या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अगर बोला कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, तो यहाँ लोकोमोटिव की अगर हम बात करें तो 2 तरह के लोकोमोटिव यूज़ होते हैं।
अगर हम बात करें लोकोमोटिव का, तो यहाँ पे दो तरह के लोकोमोटिव हो सकते हैं। पहला जिसको हम बोल सकते हैं डीजल लोकोमोटिव, और दूसरा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लोको। डीजल लोकोमोटिव को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो सी से या हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अगर डीसी पे वो ऑपरेट कर रहा है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एसी पे ऑपरेट कर रहा है तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझिए बेटा। यहाँ पर लोकोमोटिव दो तरह के हो सकते हैं, या तो डीजल से इंजन चलेगी या इलेक्ट्रिक सप्लाई से इंजन चलेगी। डीजल से चल रही है तो डीजल लोको, और सप्लाई से चल रही है तो इलेक्ट्रिक लोको, या कहीं कहीं पे हम मिक्स्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहाँ पर डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों हैं तो उसको हम मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। तो लोकोमोटिव कैसी हो सकती है, डीजल हो सकती है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक हो सकती है, या हम मिक्स्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली इसको हम मोटिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटिव पावर। तो टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव में अगर देखा जाए तो डीजल हो सकता है या इलेक्ट्रिक। डीजल को डी से, इलेक्ट्रिक को डीसी पे ऑपरेटेड है तो सी से, एसी ऑपरेटेड है तो ए से। अगर कभी कभी हम बात करें बैटरी ऑपरेटेड है तो इसको हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एसी और डीसी दोनों है तो सी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका मोटिव पावर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज डीजल लोकोमोटिव के लिए अगर देखा जाए तो इस तरह से नाम दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये हमारा एक डीजल इंजन है, और इस डीजल इंजन में कैसे पता चला कि ये डीजल इंजन है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका नाम क्या दिया हुआ है। इसका नाम दिया हुआ है यार WDM3A। मतलब जब भी नाम आपका दिया हो WDM3A, इसका मतलब कि ये नॉर्मली क्लास के बारे में बताता है। इसको हम बोलते हैं क्लास नेम। क्या बोलते हैं? क्लास नेम। तो ये हमेशा जो भी लोकोमोटिव होता है उसके क्लास के बारे में बताता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि WDM3A क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमेशा इंजन के क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इस क्लास में लोकोमोटिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है? क्लास के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि विच consist some information about locomotive। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नॉर्मली, कि जब भी ऐसा कभी नाम आप देखोगे फ्रंट पे इंजन पे, तो आप ये समझ जाना कि ये इसके क्लास नेम के बारे में बता रहा है। और ये क्लास नेम हमेशा उस लोकोमोटिव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, और ये नॉर्मली 4 से 5 लीटर का होता है। जैसे अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव के लिए, तो यहाँ दिया है WDM3A। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं यार। यहाँ पे W का मतलब है वाइड गेज है। कौन सा गेज है यहाँ पे? वाइड गेज। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि नॉर्मली 3 तरह के गेज होते हैं। नैरो होता है, मीटर गेज होता है, वाइड गेज होता है, या ब्रॉड गेज होता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको किसकी मिली? ट्रैक गेज की इन्फॉर्मेशन। तो पहला लेटर क्या बता दिया? पहला लेटर हमें बताया ट्रैक गेज के बारे में। कैसा ट्रैक गेज है? तो हमें पता चल गया वाइड ट्रैक गेज है। दूसरा देखिए यहाँ पे डी है। डी हमेशा बताता है मोटिव पावर के बारे में, कि ये डीजल से ऑपरेटेड है या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है या बैटरी ऑपरेटेड है। तो हम ये बात करते हैं डी की, तो डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डी रिप्रेजेंट करेगा डीजल। ये बता रहा है इसके मोटिव पावर के बारे में कि किस तरह से ये, किस पावर के द्वारा ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक चीज़ है एम। एम का मतलब अगर आप देखोगे तो एम का मतलब यहाँ पे है मिक्स्ड से। नॉर्मली ये देखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, कि किस तरह की ट्रैफिक है, पैसेंजर में यूज़ हो रही है, गुड्स में इस्तेमाल हो रही है, या मिक्स्ड है, या शंटिंग के लिए यूज़ हो रही है, या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक होते हैं इंडियन रेलवे में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो यहाँ पर एम का मतलब होता है टाइप ऑफ ट्रैफिक के बारे में ही डिस्कस कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब अगर देखें तो इसका मतलब है बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। इसका इस्तेमाल हम दोनों के लिए कर सकते हैं, बोथ पैसेंजर एंड गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ यहाँ पे है। ये बता रहा है इसके काइंड ऑफ ट्रैफिक के बारे में।
तो यहाँ पे 3 लेटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। डीजल लोकोमोटिव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लेटर के बारे में। पहला लेटर जो W है, इसका मतलब वाइड गेज है, ये बता रहा है कि किस तरह का ट्रैक है। दूसरा D है, D का मतलब डीजल है, ये बता रहा है कि उसमें मोटिव पावर कौन सी है, तो ये डीजल से ऑपरेटेड होगा। तीसरा अगर देखा जाए M का मतलब मिक्स्ड है, दैट मीन्स पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, इसका काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया। अब यहाँ पे 2 लेटर हो गए 3A। 3A का मतलब क्या है, इसको समझना है। जब भी अगर लेटर आपको A मिले, A का मतलब होता है 100 हार्स पावर। ध्यान रखना, A का मतलब यहाँ पे क्या है, A का मतलब होता है 100 HP। और अगर हम बात करें 3A है, तो 3A का मतलब हो जाएगा बेटा 3 और ये 100, तो 3100 हार्स पावर हो जाएगा। ध्यान रखना है, A का मतलब क्या होता है 100 HP। अगर B होता तो कितना हो जाता 200 HP, C होता तो 300 HP, तो 3C अगर होता तो 3300 हार्स पावर का हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली इस तरह के डीजल लोकोमोटिव में 3A का मतलब नॉर्मली होता है 100 HP, B का मतलब 200 HP, C का मतलब 300 HP, और ये क्या होगा, उसके पहले एक लेटर लग जाएगा 3, तो 3 और A मतलब 3100 हार्स पावर। तो यहाँ पे डायरेक्टली न देके कोड का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम 3A लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये 3100 हार्स पावर का है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि WDM 3A अगर लिखा है तो ये नॉर्मली जो इंजन है वो वाइड गेज पे रन करेगा, डीजल ऑपरेटेड होगा, और उसके साथ साथ ये पैसेंजर ट्रेन के लिए भी और गुड्स ट्रेन के लिए भी, मालगाड़ी के लिए भी, और जो आपके पैसेंजर यात्री गाड़ियां हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ 3A बता रहा है कि उसका कैपेसिटी कितना है, उसकी हॉर्स पावर क्या है। तो उसका हॉर्स पावर अगर देखा जाए, या इसी को हम मॉडल नंबर भी बोल सकते हैं, तो इसका हॉर्स पावर अगर हम देखें तो लगभग 3100 हॉर्स पावर है, जहाँ पे A का मतलब होता है 100 हॉर्स पावर, तो 3A का मतलब 3100 हॉर्स पावर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि डीजल लोकोमोटिव में पहला लेटर क्या करेगा, उसके ट्रैक गेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, दूसरा उसके मोटिव पावर के बारे में, तीसरा अगर देखा जाए तो उसके काइंड ऑफ ट्रैफिक के बारे में कि किस ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और चौथा देखा जाए 3A, दैट मीन्स उसके मॉडल नंबर को बता सकता है या उसके हॉर्स पावर को बताएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यही बोलोगे कि सर सपोज़ ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता तो किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते, इसका क्लास किस तरह से क्लास नेम बताते। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अगर देखें तो सपोज़ नाम इसका कितना है, वेब 5 है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यार, यहाँ पे इसका सिंपल क्लास नेम दिया हुआ है। इस लोकोमोटिव पे क्लास नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है, वेब 5, WAP 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यही आपका क्लास नेम है, WAP 5। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो ये यहाँ पे क्लास नेम है, कितना है, WAP 5। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे बेटा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए, तो सपोज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में क्या है, वेब 5 अलग से लिख दे रहा हूँ, इस तरह से है, जहाँ पर पहला लेटर W आपको पता है ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखा, ये हमेशा ट्रैक गेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। कैसा है, वाइड गेज है। कौन सा गेज है, वाइड गेज। दूसरा अगर देखा जाए ए का मतलब यहाँ पे है कि ये किस पे ऑपरेट होगा। ऑलरेडी ये बता चुका है कि ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, तो ये ऑपरेट किससे होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का मतलब होता है AC, तो यहाँ पर ऑपरेशन किस पे होगा, AC पे। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, वाइड गेज पे वर्क करेगा, काम करेगा, और दूसरा रन करेगा वाइड गेज पे, और हमेशा AC सप्लाई यहाँ पे गिवन होगी। P का मतलब क्या है, टाइप ऑफ ट्रैफिक या काइंड ऑफ ट्रैफिक, और ये P का मतलब होता है पैसेंजर। तो इसका इस्तेमाल हम पैसेंजर सर्विस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, पैसेंजर सर्विस के लिए। और यहाँ पे जो 5 है, ये इसका नॉर्मली क्रोनोलॉजिकली 5th इलेक्ट्रिक लोको मॉडल है। इसको हम 5 को क्या बोलेंगे, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द क्रोनोलॉजिकली 5th इलेक्ट्रिक मॉडल, लोको मॉडल। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि नॉर्मली ये उसके इलेक्ट्रिक मॉडल के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा है,
तो अगर 5 है तो 5th है, अगर 7th है तो 7th है, 7th इलेक्ट्रिक लोको मॉडल है, अगर 3rd है तो 3rd इलेक्ट्रिक लोको मॉडल है। तो कभी भी कोई ट्रेन आए तो अब आप ध्यान देना कि उस पर ट्रेन पे जो है फ्रंट पे क्या लिखा होता है। अगर वेब 5 है इसका मतलब वाइड गेज पे है, एसी पे ऑपरेट होगा, पैसेंजर सर्विस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और 5th क्रोनोलॉजिकली इलेक्ट्रिक लोको मॉडल होगा वो। तो क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मोटिव पावर दो तरीके से हो सकते हैं, या डीजल से हो सकते हैं या इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक में डीसी हो सकता है तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब भी हम बात करेंगे मोटिव पावर की, तो मोटिव पावर कितने तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हो? दो तरीके से। पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीजल हो सकता है, डीजल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपका इलेक्ट्रिक हो सकता है बेटा, और अगर इलेक्ट्रिक होगा तो इट मे बी डीसी, दूसरा एसी, तीसरा डीसी एंड एसी, और चौथा अगर देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड। तो ध्यान रखना है, इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड। तो सिंपल ये चारों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डीसी हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट हम करेंगे सी से, एसी को ए से। डीसी और एसी अगर बेटा दोनों मेंशन हो तो यहाँ पर आप सी ए से रिप्रेजेंट कर देना, और बैटरी ऑपरेटेड है तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर डीसी एसी दोनों होगा तो सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि एक इंडियन रेलवे लोकोमोटिव है जिसमें WAM1 है। तो ये कह रहा है कि इसमें W क्या इंडिकेट कर रहा है? तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि W आपके टाइप ऑफ ट्रैक गेज के बारे में बात कर रहा है, और कैसा ट्रैक गेज है? वाइड गेज का ट्रैक यूज़ कर रहे हैं या ब्रॉड गेज का। तो बेटा यहाँ पर W रिप्रेजेंट कर रहा है वाइड गेज के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर WAM1 है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली यहाँ पर WAM1 है, तो WAM1 का पूरा मतलब लिख लेते हैं। हालांकि हमें आंसर मिल चुका है। W का मतलब कौन सा गेज है यार? वाइड गेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। A का मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और AC पे ऑपरेट है। M का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए मिक्स्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स ये इस्तेमाल हो रहा है आपके पैसेंजर के लिए और एज वेल एज गुड्स के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और 1 का मतलब क्या है? इसका जो इलेक्ट्रिक क्रोनोलॉजिकली लोको मॉडल है वो 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लोको इलेक्ट्रिक मॉडल। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोकोमोटिव को हमेशा हमें किस पे चलाना है? ब्रॉड गेज पे चलाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द लोकोमोटिव इज टू रन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि लोकोमोटिव इज टू रन ऑन मीटर गेज ट्रैक। अगर मीटर गेज ट्रैक पे होता तो यही वाई से लिखा होता, YAM1 होता। द लोकोमोटिव इज फॉर शंटिंग ड्यूटी। अगर शंटिंग ड्यूटी के लिए होता देन यहाँ पर S होता, WAS। एस का मतलब जो यहाँ पर शंटिंग के लिए होता, काइंड ऑफ ट्रैफिक हमारी शंटिंग के लिए हो जाती, केवल इसका इस्तेमाल हम शंटिंग के लिए करते। नेक्स्ट, द लोकोमोटिव इज़ फॉर गुड्स ट्रेन ओनली। अगर गुड्स ट्रेन के लिए होता तो M की जगह G होता। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। यहीं M की जगह G होता तो गुड्स ट्रेन के लिए होता, P होता तो पैसेंजर के लिए होता, S होता तो शंटिंग के लिए इस्तेमाल होता, F होता तो रेल कार्स के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर ये U होता तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लिए। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा इस्तेमाल मुंबई रीजन में आप करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्लास नेम को हम कैसे बता पाएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक ये नई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और हमारा आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट अगला आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक क्या हैं? गुड्स होते हैं, पैसेंजर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, रेल कार्स होते हैं। तो हमें बात करनी है काइंड ऑफ ट्रैफिक के बारे में। तो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन कौन से ट्रैफिक के प्रकार हैं? तो यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रैफिक की अगर बात करें बेटा तो गुड्स हो सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए सामान वगैरह ढोने के लिए जैसे मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ पैसेंजर की बात करें तो आपके पैसेंजर ट्रेन हो सकती हैं, जैसे राजधानी हो गया, सुपर फास्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इंटरसिटी हो गई। तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी पैसेंजर ट्रेन्स हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए
मिक्स्ड का मतलब कि जो दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं, गुड्स के लिए भी एज वेल एज पैसेंजर के लिए भी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रेल कार्स हो सकती हैं, शंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। शंटिंग के लिए नॉर्मली कभी भी आप देखो कि कोई रेल में आपके बोगी वगैरह को जोड़ना होता है तो उसके शंटिंग के लिए आप अलग से एक व्हीकल एक इंजन लेके आते हैं जो केवल और केवल उस बोगी को दूसरी ट्रेन से जोड़ती है। तो कभी कभी एक्स्ट्रा बोगी अगर ट्रेन में ऐड होती है तो उसको शंटिंग कहते हैं। तो शंटिंग करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक अलग से इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इंजन के मॉडल या क्लास नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इंजन जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, शंटिंग के लिए है या गुड्स के लिए है या पैसेंजर के लिए। तो उसका काइंड ऑफ ट्रैफिक आप आसानी से बता सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स के लिए भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के लिए। तो यहाँ पे किस लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो गुड्स है तो जी का इस्तेमाल करेंगे, पैसेंजर के लिए पी का इस्तेमाल करेंगे, मिक्स्ड एम, रेल कार्स दैट इज़ एफ। यहाँ पर अगर शंटिंग की बात करें तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में अगर देखा जाए तो इसको यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इट इज़ यूज्ड इन ऑल ओवर इंडिया यूज़ नहीं होता है, ये केवल और केवल मुंबई रीजन में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मुंबई रीजन, मुंबई रीजन में इसका इस्तेमाल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि WAS1, इसका मतलब बताइए। तो W का मतलब आप तुरंत बोलोगे इसका मतलब है वाइड, A का मतलब आप बोलोगे AC पे ऑपरेट हो रहा है, S का मतलब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इट इज़ यूज फॉर शंटिंग। और 1 क्या है, इसका फर्स्ट मॉडल नंबर होगा। क्लियर है। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका फर्स्ट लोको इलेक्ट्रिक मॉडल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि किस तरह से हम नॉर्मली डीजल के लिए अगर देखा जाए तो WDM3A अगर है तो W का मतलब वाइड है, D का मतलब डीजल है, M का मतलब मिक्स्ड है, 3A दैट इज़ A 100 HP होता है तो 3 उसके पहले लग जाएगा तो 3100 हॉर्स पावर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। गुड्स भी है, पैसेंजर भी है, मिक्स्ड भी है, रेल कार्स भी है। गुड्स को कैसे, G से, पैसेंजर को P से, मिक्स्ड को M से, मतलब गुड्स और पैसेंजर दोनों। रेल कार्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। कौन सा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का डिसएडवांटेज है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली क्या है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, अगर इसको समझें। एक चीज़ अगर हम बात करें, आप बार बार मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज बेसिकली अ लोकोमोशन इन विच ड्राइविंग फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर्स। मतलब ये एक ऐसा लोकोमोशन है जिसमें हम ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जिसमें आप ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से प्राप्त करते हो उसी लोकोमोशन को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ लोकोमोशन, इट इज़ अ लोकोमोशन। लोकोमोशन कहने का मतलब कि मोशन ऑफ लोकोमोटिव, जो हमारा इंजन है उसका मोशन। तो किस तरह से उसका मोशन हो सकता है, उसका मोशन हो सकता है मोटिव फोर्स आप अप्लाई कर दो या मोटिव पावर डीजल अप्लाई कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो मैकेनिकल ट्रैक्शन का पार्ट है। लेकिन जैसे ही आप मोटिव फोर्स या पावर इलेक्ट्रिक से अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से अप्लाई कर रहे हैं, देन वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इट इज़ द लोकोमोशन इन विच ड्राइविंग फोर्स is obtained from इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, एक नॉर्मली लोकोमोशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ड्राइविंग फोर्स प्राप्त करते हैं। अब अगर बात करें तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देन उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वी हैव। तो यहाँ पर इनके एडवांटेज की बात करें बेटा, तो सबसे पहला
अगर हम बात करें कि डीजल लोकोमोटिव होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डीजल का जब भी कंबशन होगा देन उस कंबशन के कारण हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉल्यूशन होगा, हमेशा कुछ ना कुछ हानिकारक गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना। तो ये अगर देखा जाए तो ये हानिकारक गैसें एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ मोस्ट क्लीन। क्या है बेटा, ये मोस्ट क्लीन है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अंडरग्राउंड रेलवेज वगैरह हैं, मतलब आपको अंडरग्राउंड में ट्रेन लेके जानी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो वगैरह में, तो कुछ जगह पे आप हौज खास का एरिया आप देखोगे तो उसमें अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है। तो जब भी अंडरग्राउंड ट्रेन जाएगी तो क्या वहाँ पे आप डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज अब आप एटमॉस्फियर आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप इस धुएं वगैरह, स्मोक वगैरह को रिलीज़ कर पाएँ। तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी कोई भी डीजल लोकोमोशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको मजबूरी है कि आप मोस्ट क्लीन लोकोमोटिव का ही इस्तेमाल करेंगे या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पता चलेगा कि सारा प्लेटफॉर्म में ही धुआं भर गया यार। तो सिंपल सा है कि धुआं वगैरह ये सब को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना पड़ेगा, तो इसके रिलीज़ होने के लिए अंडरग्राउंड में तो हमेशा दिक्कत हो जाएगी और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द ओनली सुटेबल मेथड फॉर अंडरग्राउंड रेलवे इज़ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है? इट इज़ द ओनली सुटेबल मेथड फॉर अंडरग्राउंड रेलवे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड रेलवे में क्या आप डीजल लोको का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कौन से लोकोमोशन का इस्तेमाल करना होगा? हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोशन का इस्तेमाल करना होगा। छोटे मोटे अगर आपके नॉर्मली सुरंग वगैरह हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि सर वहाँ डीजल लोगों का यूज़ कर सकते हैं, बट लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवेज़ आप बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर सकते बेटा। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम बात करें, थर्ड, तो ट्रैफिक हैंडलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ज़्यादा होती है। तो मोर ट्रैफिक हैंडलिंग, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग हो सकती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाई स्पीड कंट्रोल भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो सकता है? मोर ट्रैफिक हैंडलिंग। इसीलिए आप देखते हो कि मोस्टली जो भी रूट्स हमारे हैं रेलवे के, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को क्या कर सकें? हैंडल कर सकें, मोस्ट क्लीन ऑपरेशन कर सकें। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनमें लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है। बेटर स्पीड कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम आसानी से वहाँ पे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बेटर स्पीड कंट्रोल। नेक्स्ट, लेस वाइब्रेशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस टॉर्क प्रोडक्शन बाय द मोटर। नॉर्मली अगर देखा जाए जब आप इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्टिन्यूस टॉर्क का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण वाइब्रेशंस वगैरह भी काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये हम आंसर बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका एडवांटेज क्या है? इट हैज़ लेस वाइब्रेशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मोटर्स। तो मोटर्स के द्वारा हमेशा कॉन्टिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वाइब्रेशंस वगैरह भी कम होती हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो इंस्टेंट स्टार्टिंग हो सकती है, जबकि डीजल लोको में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर इंस्टेंट स्टार्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा क्लीन है। अंडरग्राउंड रेलवे में आप डीजल लोकोमोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर केवल और केवल एक ही मेथड सूटेबल हो सकता है और वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ज़्यादा ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी है, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बेटर स्पीड कंट्रोल होता है, लेस वाइब्रेशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मोटर, एंड उसके साथ साथ अगर देखें तो इंस्टेंट स्टार्टिंग होती है। तो ये सारे एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स की, कि डिसएडवांटेज क्या है। तो बेटा आप जब भी रूट्स वगैरह को इलेक्ट्रिफाई
इलेक्ट्रीफाई करोगे देन इलेक्ट्रिफिकेशन में उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। दूसरा, सपोज़ अगर हम बात करें कि कोई भी आपके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोई भी सिस्टम में फॉल्ट आ गया, देन अगर सप्लाई फेल कर जाती है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का कि फॉर द फेलियर ऑफ द सप्लाई इट में पैरालाइज ऑल द सिस्टम और होल द सिस्टम। तो अगर बाय द वे कभी भी किसी भी कारणवश से अगर सप्लाई फेल कर जाती है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यही आपका मेन ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। फेलर ऑफ सप्लाई में पैरालाइज होल सिस्टम। तो सप्लाई अगर फेल हो जाएगी तो पूरा का पूरा सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा यार, पैरालाइज हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि जो एसी ट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली कम्युनिकेशन लाइन जो उस ट्रैक के ऊपर रन कर रही है उसमें हमेशा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि नॉर्मली इन एसी ट्रैक्शन इट प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन रनिंग अलोंग द ट्रैक। तो जो भी आपके ट्रैक के साथ साथ कम्युनिकेशन लाइन जा रही हैं उन कम्युनिकेशन लाइन में ये हमेशा एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो थर्ड अगर देखा जाए इन एसी ट्रैक्शन produces interference in communication line running along the track। तो ये डिसएडवांटेज है यार, 3 डिसएडवांटेज है। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा, सप्लाई अगर फेल कर जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, रुक जाता है। और एसी ट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो जो भी कम्युनिकेशन लाइन ट्रैक के लॉन्ग रन कर रही है उसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे आपके ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडवांटेज भी हमने डिस्कस किया एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। पहला अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ओनली सुटेबल मेथड फॉर अंडरग्राउंड रेलवे, ये करेक्ट है बट ये इसका क्या है, एडवांटेज है बेटा। दूसरा, बेटर स्पीड कंट्रोल, ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों इसके एडवांटेज हैं। बेटर स्पीड कंट्रोल होता है और अंडरग्राउंड रेलवे के लिए ये ही एक मेथड है जो सुटेबल होता है। नेक्स्ट, फेलर ऑफ सप्लाई में पैरालाइज द होल नेटवर्क, हाँ ये आपका डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है कि अगर सप्लाई आपकी फेल कर जाए तो ये पूरे नेटवर्क को पैरालाइज कर देगा। एंड हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो ये सी और डी यही आपके करेक्ट आंसर हैं बेटा, यही डिसएडवांटेज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन इज ई। यही आपके 2 ड्रॉबैक्स हैं कि सप्लाई फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क पैरालाइज हो जाएगा और इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव, कोई भी आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में ये बोल रहा है कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला कह रहा है कि इसमें हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए। डेफिनेटली करेक्ट है यार, कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम, सपोज आप ट्रेन में बैठे हुए हो, प्लेटफॉर्म पे जाके सारे लोग ट्रेन में बैठ गए और जब ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन को अब क्या करना है, मूव करना है। तो ट्रेन को मूव करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होगी क्योंकि इतना हैवी लोड, आप देखोगे एक ट्रेन में लगभग आपके 3 से 4 हज़ार पैसेंजर बैठे हुए हैं बेटा, और यहाँ पर आपको काफ़ी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है। तो जब तक स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट हाई नहीं होगा हम उसको मूव नहीं करा पाएंगे। तो पहला आइडियल ट्रैक्शन में दैट शुड हैव हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट, करेक्ट है।
दूसरा, इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग लार्ज टेम्प्रोरी ओवरलोड्स। हाँ, हमारे पास नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो भी हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि इतना ज़्यादा टेम्प्रोरी ओवरलोड अगर अचानक से आ जाए तो उसको भी क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। जैसे कभी आप देखते हो कि कोई त्यौहार का सीज़न हो गया और सपोज छठ पूजा आ गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ हो जाती है, सबको अपने घर भागना होता है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल डे टू डे में जो लोड होता है वो अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारा जो भी ट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि इस लार्ज टेम्प्रोरी ओवरलोड को भी क्या कर सके, विथ स्टैंड कर सके। तो ये ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग पीक आवर्स या ड्यूरिंग पीक टाइम जो भी ओवरलोड आ रहे हैं, इतने टेम्प्रेरी ओवरलोड जो काफ़ी लार्ज हैं, उसको भी क्या कर सके, हैंडल कर सके। नेक्स्ट, इजी स्पीड कंट्रोल, सेकंड भी सही है। इजी स्पीड कंट्रोल, हाँ, स्पीड कंट्रोल बहुत आसानी से होना चाहिए, काफ़ी ईजियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में नॉर्मली स्पीड कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो थर्ड ये भी आपका करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि एक आइडियल ट्रैक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आइडियल ट्रैक्शन में हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिंग एफर्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी टेम्परेरी कंडीशन पे ओवरलोड आ रहे हैं उसको विथस्टैंड करने में वो कैपेबल होना चाहिए, एंड एज वेल एज देयर मस्ट बी इजी स्पीड कंट्रोल मेथड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज preferred as a traction motor for electric trains। इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सा मोटर एज अ ट्रैक्शन मोटर आप प्रेफर करते हो? तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक ट्रेन में आपको जब भी हम बात करेंगे कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आप किस मोटर का इस्तेमाल करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना डीसी सीरीज़ मोटर जो है वो बेस्ट सूटेबल मोटर होता है फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन। जहाँ पे आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा डीसी सीरीज़ मोटर, बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि डीसी सीरीज़ मोटर में जो टॉर्क होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम बेस्ट जो मोटर होता है नॉर्मली जो हम ट्रैक्शन में प्रेफर करने वाले होते हैं वो डीसी सीरीज़ मोटर को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेफर्ड एज अ ट्रैक्शन मोटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। तो आंसर क्या है? डीसी सीरीज़ मोटर है। बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि यार डीसी ट्रैक्शन क्या है और एसी ट्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डीसी ट्रैक्शन के बारे में कि डीसी ट्रैक्शन है क्या। तो यहाँ पर जो सप्लाई अगर हम देखें तो नॉर्मली टाइप ऑफ सप्लाई कैसी है? डीसी होती है। तो जो टाइप ऑफ सप्लाई बेटा होती है यहाँ पर वो कैसी सप्लाई हो जाती है? ध्यान रखना डीसी। तो डीसी ट्रैक्शन में हम डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब अर्बन रेलवेज़ हैं या ट्रैम कार्स वगैरह हैं तो वहाँ पे 600 वोल्ट की सप्लाई होती है। मेन लाइन सर्विस के लिए है तो 1500 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक की सप्लाई हम डीसी की देते हैं। ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं और ये सर्विसेज आपके सब अर्बन हो सकते हैं, अर्बन हो सकते हैं, मेन लाइन सर्विसेज हो सकते हैं। तो सब अर्बन रेलवे और ट्रैम कार्स में सब अर्बन रेलवेज एंड ट्रैम कार्स, सब अर्बन रेलवे और ट्रैम कार्स में आप कितना वोल्टेज? लगभग 600 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई डीसी होती है 600 वोल्ट। मेन लाइन सर्विस में अगर देखा जाए, मेन लाइन सर्विस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 1500 वोल्ट से लेके 3000 वोल्ट तक। टाइप ऑफ मोटर की अगर बात करें तो मोटर कौन सा यूज़ करोगे? यहाँ पर हम मोटर यूज़ करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर। तो आपसे बेटा पूछा जाए कि नॉर्मली डीसी ट्रैक्शन में सप्लाई कैसी होती है? डीसी होती है। मेन लाइन सर्विस में 1500 से 3000 वोल्ट तक का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जबकि सबअर्बन सर्विसेज में हम 600 वोल्ट अप्लाई करते हैं, या ट्रैम कार्स में मोटर हम डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी मोटर क्या करता है? ओवरहेड लाइन से पावर रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ एंड रेलवे स्टील ट्रैक एक्ट एज अ रिटर्न पाथ।
यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पर ये आपका रेलवे ट्रैक होगा, इसी रेलवे ट्रैक पे आपके ट्रेन्स वगैरह होंगे, ये आपके रेलवे ट्रैक पे ये आपका ट्रेन है। यहाँ पर ये पेंटोग्राफ की मदद से आप देखेंगे कि यहाँ एक सिंगल वायर होगा, यहाँ पे ये सिंगल वायर होता है और यहाँ पर जो रिटर्निंग कंडक्टर की तरह वर्क करता है वो रिटर्निंग कंडक्टर की तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके थ्रू आएगा और इसकी मेटेलिक बॉडी के थ्रू, व्हील्स के थ्रू आप रेलवे ट्रैक पे आ जाएगा। तो रिटर्निंग कंडक्टर, ये जो ट्रैक है, ट्रैक इज़ एक्टिंग एज अ, ये आपका रेलवे ट्रैक है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिटर्निंग कंडक्टर की तरह। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये क्या है आपका पेंटोग्राफ। नॉर्मली करंट को कलेक्ट करने के लिए हम पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी ट्रैक्शन में नॉर्मली जो डीसी मोटर होता है वो ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ की मदद से पावर को रिसीव करेगा और जो रेलवे स्टील ट्रैक होते हैं वो रिटर्न पाथ की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, डीसी मोटर receives the power from overhead line with the help of pantograph and railway steel track act as a returning कंडक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो टाइप ऑफ सप्लाई डीसी ट्रैक्शन में कैसा है, डीसी सब अर्बन रेलवेज़ में 600 वोल्ट, मेन लाइन सर्विस में 1500 से 3000 वोल्ट डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डीसी सीरीज़ मोटर आप देखेंगे इसी व्हील के पास डीसी सीरीज़ मोटर लगी होती है और ये डीसी सीरीज़ मोटर इस पेंटोग्राफ की मदद से करंट को कलेक्ट करती है। देन यहाँ पर ये स्टील जो आपके ट्रैक होते हैं, इसी स्टील ट्रैक में ये रिटर्निंग कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये आपका कंप्लीट डीसी ट्रैक्शन है। डीसी ट्रैक्शन में अगर हम दो सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्मली सब अर्बन सर्विसेज में 3 से 5 किलोमीटर होता है और मेन लाइन सर्विसेज में ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर हो जाता है। तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ पर ध्यान रखना है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशंस। नॉर्मली क्या ज़रूरत है, सब स्टेशन लगाने की क्या ज़रूरत है, तो जो भी हम सप्लाई लेते हैं वो सप्लाई हमेशा एसी सप्लाई लेते हैं, बिकॉज़ इंडिया में जो भी आपके ग्रिड वगैरह हैं उन सारे में हम एसी सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब भी डीसी ट्रैक्शन की बात करें तो ये जब भी मेन लाइन सर्विसेज की बात करें तो जब भी ये इस हाई लोड को लेके मूव करेगा देन ये करंट को ड्रॉ करेगा और बेटा जब भी करंट ड्रॉ करेगा तो वहाँ पे एक ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हाई करंट ड्रॉ करने के कारण एक लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसके कारण कुछ दूरी पर जाने के बाद इसका जो वोल्टेज होता है लाइन का वो कम हो जाता है। अब इस लाइन के वोल्टेज को हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है तो इसलिए हम वहाँ पर बूस्टर का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली बूस्टर के लिए हम डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ बूस्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डीसी ट्रैक्शन में हम बूस्टर की तरह डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके साथ साथ अगर आप डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि सपोज़ आपको दिल्ली से आगरा जाना है तो बेटा दिल्ली से आगरा जाने के लिए आप देखोगे कि अगर डीसी ट्रैक्शन है तो जब भी आप यहाँ दिल्ली में बैठ जाओगे तो इसको ट्रेन में तो ट्रेन को रोटेट करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करेंगे और जब ये मूव करेगा देन इसके कारण हाई करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सप्लाई, देन डेफिनेटली उस लाइन में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो उस लाइन ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हमें बूस्टर की ज़रूरत होती है जिसको हम क्या करते हैं बीच में कुछ सर्टेन किलोमीटर के बाद सब स्टेशन बना के वोल्टेज को बूस्ट अप कर देते हैं और वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन कर देते हैं। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशंस देखें बेटा तो सब अर्बन सर्विसेज के लिए फॉर सब अर्बन सर्विसेज के लिए अगर देखा जाए तो ये 3 से 5 किलोमीटर होता है।
ध्यान रखना कितना, 3 से 5 किलोमीटर। और अगर हम बात करें मेन लाइन के लिए तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 40 से 50 किलोमीटर। तो ये सारे के सारे यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करके आगे भी बढ़ सकता हूँ, बट मेरा पर्पज़ ही ये है कि ऑल इन वन, दैट मीन्स आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ना थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप इतना सॉल्व कर लो, देन उसके बाद बाकी किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, डीसी ट्रैक्शन में टाइप ऑफ सप्लाई डीसी है, मोटर डीसी सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, 2 सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेन लाइन सर्विसेज में 40 से 50 किलोमीटर, जबकि सब अर्बन सर्विसेज में देखा जाए तो 3 से 5 किलोमीटर होता है। यहाँ पर डीसी मोटर रिसीव करेगा पावर फ्रॉम द ओवरहेड लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या है, नॉर्मली ये करंट को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द लाइन यूज़ होता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीसी ट्रैक्शन में जो ट्रैक होता है, इट इज एक्टिंग एज अ रिटर्निंग कंडक्टर। तो यहाँ पे अब आप आंसर आसानी से दे सकते हो यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड एज अ ट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो डीसी सीरीज मोटर, बिकॉज वहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, एंड सीरीज मोटर में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो आते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं बेटा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन कंपोजिट सिस्टम में सिंगल फेज पावर इज स्टेप डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू डीसी। क्या कंपोजिट सिस्टम में सिंगल फेज पावर को हम स्टेप डाउन कर देते हैं और डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड थ्रू आउट द इंडिया ऑन द मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन सर्विस में ये सिस्टम आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में अडॉप्टेड है। मेन लाइन सर्विस कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपको आगरा से जाना है चेन्नई, या दिल्ली से आपको जाना है वाराणसी, तो बेटा यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेन लाइन सर्विस कहलाती हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि जैसे आगरा मेट्रो डेवलप हुआ, या दिल्ली मेट्रो बना, लखनऊ मेट्रो बना, तो ये क्या है, ये आपके अर्बन एरियाज़ में है, इनका डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपके नॉर्मली 30 से 40 किलोमीटर के अंदर ही पूरा रूट होगा। जैसे दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो आपके क्या है, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर है। उसके साथ साथ नोएडा मेट्रो आ गया, बाकी मेट्रो लाइन्स हैं। तो यहाँ पर ये सब अर्बन या अर्बन एरियाज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, तो ये मेन लाइन सर्विसेज के लिए नहीं है। ध्यान रखना, मेन लाइन सर्विस का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन को लेके जा रहे हैं, बेसिकली वो मेन लाइन सर्विस है। विद इन द सिटी अगर देखा जाए तो नॉर्मली सिटी साइड केवल अर्बन साइड हैं, तो वो आपके नॉर्मली कहलाते हैं सब अर्बन या अर्बन सर्विसेज के लिए। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, अर्बन, सब अर्बन और मेन लाइन सर्विस। तो मेन लाइन सर्विस में हम नॉर्मली थ्रू आउट द इंडिया कंपोजिट सिस्टम को ही अडॉप्ट करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट है। पहले इस स्टेटमेंट को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC ट्रैक्शन। DC ट्रैक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे AC ट्रैक्शन के बारे में। तो बेटा AC ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अब जो लोकोमोशन हो रहा है वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ AC सप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे AC ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं 3 फेज AC सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा यूज़ हो सकता है AC ट्रैक्शन में, 3 फेज AC सिस्टम। इसमें हम नॉर्मली 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज होंगे या स्लिप रिंग होंगे, तो स्क्वायरल केज आप बिल्कुल मत बोलिएगा, बिकॉज स्क्वायरल केज का एक ड्रॉबैक होता है, इट इज़ हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 फेज मोटर कौन सा होता है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो पहला हमें पता चल गया मोटर कौन सा यूज़ होगा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एडवांटेज क्या है इस 3 फेज सिस्टम का, अगर इसके एडवांटेज की बेटा हम बात करें तो नॉर्मली कनेक्शन को चेंज किए बिना ही हम इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज obtained without changing connection,
तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है यार। एसी ट्रैक्शन में सबसे पहला क्या है, 3 फेज़ एसी सिस्टम। इसमें हम 3 फेज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 360 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो लगभग 16:2/3 हर्ट्ज़ होती है। तो ध्यान रखना है 3 फेज़ एसी सिस्टम में हम फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं, 16 सही 2/3 या 16.67। ऑपरेटिंग वोल्टेज 360 वोल्ट। इसमें एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम बिना कोई कनेक्शन को चेंज किए हुए रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है, तो यहाँ पर हम 2 लाइव कर सकते हैं और तीसरा जो कंडक्टर आपके जो भी स्टील रेल्स हैं, जो स्टील की पटरियाँ हैं, उसको हम एज अ रिटर्निंग पाथ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 ओवरहेड कंडक्टर की ज़रूरत होगी और थर्ड बीइंग द रेल इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रॉबैक क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस बेटा अगर हम बात करें डीसी ट्रैक्शन में तो केवल एक हम लाइन का इस्तेमाल करते थे, बट एसी ट्रैक्शन में जो 3 फेज एसी ट्रैक्शन है यहाँ पर 2 कंडक्टर का यूज़ होगा। देन यूज़ ऑफ 2 ओवरहेड कंडक्टर, 2 ओवरहेड कंडक्टर्स एंड थर्ड बीइंग रेल इटसेल्फ। तो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, वो रेल ही हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए फाइनली तो ये मेथड आपके क्या हैं, आउट ऑफ यूज़ हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में हम 3 फेज एसी ट्रैक्शन कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें आपके 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। एडवांटेज इसमें क्या है कि बिना कनेक्शन चेंज किए हुए हम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। वोल्टेज 360 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 16 सही 2/3 हर्ट्ज़। बट ड्रॉबैक क्या है कि इसमें 2 ओवरहेड कंडक्टर की हमें ज़रूरत होती है। तो तीसरा कंडक्टर क्या है, बीइंग रेल इटसेल्फ। तो जबकि डीसी ट्रैक्शन में हम केवल और केवल एक ही ओवरहेड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्निंग कंडक्टर आपका स्टील ट्रैक ही होता है। दूसरा बेटा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सेकंड जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको, सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम। हमने यहाँ पे नाम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम रखा है, इसका मतलब कि ये 50 हर्ट्ज़ पे इस्तेमाल होंगे और इसी को हम बोल सकते हैं कंपोजिट सिस्टम। क्या बोलते हैं यार इसी को, कंपोजिट सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिट सिस्टम क्या है तो आप सिंपली बताओ कि सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। थ्रू आउट द इंडिया ऑन द मेन लाइन सर्विस हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख सकते हैं यूज्ड इन ऑल ओवर इंडिया ऑन मेन लाइन। तो मेन लाइन में अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया हम इसी को यूज़ करते हैं। क्या है इसमें 25 kV ऑपरेटिंग वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम कहते हैं और सिंगल फेज सप्लाई होती है बेटा। तो यहाँ पे किस तरह से इसका मॉडिफिकेशन किया जाए तो बेसिकली हम नॉर्मली जो 25 kV का वोल्टेज है इसको सबसे पहले स्टेप डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देन उसके बाद यहाँ पर हम रेक्टिफायर लगा देते हैं। रेक्टिफायर की मदद से बेटा हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मली ये अभी भी 25 kV AC है, इसको स्टेप डाउन कर दिया, ये इसको रेक्टिफायर लगा दिया तो यहाँ पे अभी भी AC है, रेक्टिफायर लगाते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, DC में। देन उसके बाद हम यहाँ पर DC सीरीज़ मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, DC सीरीज़ मोटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो हम इसी कंपोजिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम 25 kV AC वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हो यार कि इंजन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इंजन के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार कि इंजन के ऊपर आपके पेंटोग्राफ लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हो इंजन के ऊपर, यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंजन के ऊपर पेंटोग्राफ होता है। यहाँ पे अभी इसको बेंड कर दिया गया है। जब भी ये सप्लाई में होगा तो इस पेंटोग्राफ को, यहाँ जो पेंटोग्राफ है इसको ऊपर उठा देंगे और इस वायर से टच्ड हो जाएगा ये। तो इस ओवरहेड कंडक्टर से ये क्या करेगा, सप्लाई लेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं और ये ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन कर देगा, और स्टेप डाउन जैसे ही करेगा देन इसी पर हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं और रेक्टिफायर की मदद से इसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और देन डायरेक्टली आप देखेंगे कि इस व्हील के पास आपके मोटर्स लगे होते हैं, और देन उस डीसी सीरीज मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं, टॉर्क को जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आते हैं यहाँ पे एसी ट्रैक्शन में कंपोजिट सिस्टम के बारे में। आपको पता चल गया कि कंपोजिट सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं यार, और उसके साथ साथ अगर देखें तो हम रेक्टिफायर का यूज़ करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो 25 kV 50 हर्ट्ज़ का ही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे तीसरा अगर देखा जाए कि कौन सा सिस्टम है, तो थर्ड सिस्टम होता है सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन। सिंगल फेज कौन सा सिस्टम है, सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन। देखते हैं बेटा यहाँ पे सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन के बारे में कि क्या है। नॉर्मली अगर इसका सप्लाई वोल्टेज देखें तो ये 15 kV हो जाता है। लो फ्रीक्वेंसी है 16:2/3 हर्ट्ज़। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन 15 kV 16/2/3 हर्ट्ज़। इसका इस्तेमाल नॉर्मली इंडिया में नहीं करते हैं, ये वेस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड इन वेस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें सिंगल फेज एसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप ऑफ मोटर कौन सी होती है, यहाँ पर सिंगल फेज एसी सीरीज़ मोटर हम यूज़ करते हैं, एसी सीरीज़ मोटर। यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, आइदर बाय यूजिंग मोटर जनरेटर सेट और फ्रीक्वेंसी चेंजर। तो जब भी हम बात करें कि हमारी 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई है सपोज, तो लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई मिलेगी कैसे, तो या तो हम मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल करते हैं या फ्रीक्वेंसी चेंजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी supply is obtained by either motor generator set और frequency changer। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पर हम या तो मोटर जनरेटर सेट के द्वारा या फ्रीक्वेंसी चेंजर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई को ऑब्टेन कर लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं, एसी सीरीज़ मोटर। इसी का नाम क्या है, यूनिवर्सल मोटर। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन से सप्लाई सिस्टम में हम यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन में। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट चौथा जो टाइप ऑफ सिस्टम होता है वो है सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम है यहाँ पर, सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। और इसी को बेटा हम बोल सकते हैं कैन डू सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैन डू सिस्टम। तो कैन डू सिस्टम क्या है, कई बार पूछा गया है। इट इज़ अ सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लोकोमोटिव होता है, इट कैरीज अ फेज कन्वर्टर, जो कि नॉर्मली सिंगल फेज एसी को 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है, और ये सप्लाई 3 फेज इंडक्शन मोटर को दी जाती है, जहाँ पर वो नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 16 kV होता है, और उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, 16 kV और 50 हर्ट्ज़। नॉर्मली यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। इट इज़ एडॉप्टेड इन हंगरी में हमने इसको एडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लोको क्या करता है, ध्यान रखना, लोको का मतलब है लोकोमोटिव, कैरीज अ फेज कन्वर्टर which converts
सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज AC into three phase and this supply is given to थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और वो क्या करेगा, एक नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर लेगा। तो यहाँ पे चौथा अगर देखा जाए तो सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम होता है जिसको हम कैन डू सिस्टम कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो लोकोमोटिव होता है वो एक फेज कन्वर्टर लेके चलता है और ये कन्वर्ट कर देता है सिंगल फेज एसी को थ्री फेज एसी में, और ये सप्लाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दी जाती है जहाँ पे वो नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर लेता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 16 केवी से लेके 50 और 16 केवी होता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स होती है। तो ये चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने एसी ट्रैक्शन में डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से थ्री फेज एसी सिस्टम, इसमें थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ होता था, अब प्रेजेंट टाइम में ये आउट ऑफ यूज़ है। दूसरा अगर देखा जाए सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम या कंपोजिट सिस्टम, प्रेजेंटली ऑल ओवर इंडिया मेन लाइन सर्विसेज में हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 केवी 50 हर्ट्ज सप्लाई देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको क्या करेगा, एसी में वोल्टेज को कम कर देगा और रेक्टिफायर की मदद से इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम डीसी सीरीज मोटर पे अप्लाई कर देंगे जो एक सफिशिएंट ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन है, वो इंडिया में यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट जर्मनी में यूज़ करते हैं। 15 केवी है, 16:2/3 हर्ट्स है। इसमें जो सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई हम नॉर्मली मोटर जनरेटर सेट से लेते हैं या फ्रीक्वेंसी चेंजर से लेते हैं। लास्ट कैन डू सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, यहाँ पर फेज कन्वर्टर की मदद से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज 16 केवी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इट इज़ अडॉप्टेड इन हंगरी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपोजिट सिस्टम में, कंपोजिट सिस्टम का मतलब क्या है, सिंगल फेज एसी सिस्टम विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सिंगल फेज एसी सिस्टम है विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब 25 केवी 50 हर्ट्ज की बात हो रही है। यही हमारा क्या है, कंपोजिट सिस्टम है। सिंगल फेज पावर इज स्टेप डाउन, हाँ डेफिनेटली इस पावर को हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू डीसी, करेक्ट है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड थ्रू आउट द इंडिया ऑन द मेन लाइन सर्विस, ये भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ बी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम। कह रहा है कि जो हम सिंगल फेज ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पर बात हो रही है बेटा सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम की। तो सिंगल फेज ट्रैक्शन में अगर कंपोजिट होगा, ध्यान रखना, अगर हमारा कैसा है, कंपोजिट है, सिंगल फेज ट्रैक्शन दे दिया तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आपका कंपोजिट होगा, कंपोजिट सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल करेंगे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। अगर इसी सिंगल फेज ट्रैक्शन में हमारे लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन है, लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 16:2/3 हर्ट्ज का। तो ये हमें ध्यान में रखना है। बट आंसर यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लो फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज ट्रैक्शन के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16:2/3 या 16.67 हर्ट्ज, यही हमारा आंसर है। हालांकि यहाँ पे सिंगल फेज ट्रैक्शन दिया हुआ है तो आंसर के चांसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 50 हर्ट्ज भी हो सकता है या 50 हर्ट्ज भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अगर कंपोजिट सिस्टम है तो आंसर लगाएंगे आप 50 हर्ट्ज। अगर ये लो फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम है तो आंसर 16:2/3। हालांकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था और एसएससी आयोग द्वारा इसका आंसर 16:2/3 ही दिया गया था, ऑप्शन डी।
क्लियर है। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो सिंगल फेज ट्रैक्शन आपके कंपोजिट भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पे जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी पे भी हो सकते हैं जो कि हम वेस्ट जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यूज़ करते हैं 16:2/3। तो दोनों तरीके के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को अगर हम समराइज़ करें तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया इंडियन रेलवे के बारे में कि इंडियन रेलवे अगर देखा जाए तो नॉर्मली फर्स्ट रेलवे जो चली थी वो 1853 में मुंबई से थाने चली थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कब किया गया, 1951 में किया गया। ट्रैक गेज कितने तरह के हैं, 3 तरह के इंडिया में। ब्रॉड गेज होता है W, मीटर गेज Y, नैरो गेज N। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नैरो गेज का मतलब है 2 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, मीटर गेज का मतलब 3 फीट, और ब्रॉड गेज या वाइड गेज का मतलब है 5 फीट 6 इंच। सप्लाई अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया मेन लाइन सर्विसेज में हम 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं सिंगल फेज। लोकोमोटिव अगर देखा जाए तो 2 तरीके के हो सकते हैं, डीजल और या इलेक्ट्रिक डीजल में डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक में DC हो सकता है तो C से, AC पे A से, DC एंड AC CA से, बैटरी ऑपरेटेड है तो B से। नॉर्मली जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन हम क्लास नेम के हिसाब से करते हैं जो कि लोकोमोटिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे डीजल लोकोमोटिव अगर होगा तो WDM3A है, तो W का मतलब वाइड गेज है, D का मतलब डीजल इसका मोटिव पावर है, M का मतलब मिक्स्ड है, दैट मीन्स बोथ पैसेंजर एज वेल एज गुड्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बता रहा है इसके काइंड ऑफ ट्रैफिक के बारे में। 3A का मतलब 100 HP है, 3A हो जाएगा तो 3100 हॉर्स पावर हो जाएगा, 3B रहता तो 3200 हॉर्स पावर, 3C रहता तो 3300 हॉर्स पावर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तो जैसे एग्जांपल हमने लिया था बेटा वैप 5। तो वैप 5 में अगर देखा जाए W का मतलब वाइड गेज है, A का मतलब AC है, P का मतलब पैसेंजर सर्विस, 5 का मतलब क्रोनोलॉजिकली 5th इलेक्ट्रिक लोको मॉडल है। तो यहाँ मोटिव पावर हमने बता दिया। काइंड ऑफ ट्रैफिक जो है वो गुड्स हो सकते हैं, पैसेंजर हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकता है, शंटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के लिए इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में हमने बताया कि लोकोमोशन इन विच ड्राइविंग फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर्स, मतलब एक ऐसा लोकोमोशन जिसमें हम ड्राइविंग फोर्स मोटर के द्वारा ऑब्टेन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। एडवांटेज अगर देखें तो काफ़ी क्लीन होता है, सुटेबल ओनली सुटेबल मेथड फॉर द अंडरग्राउंड रेलवे, मोस्ट ट्रैफिक हैंडलिंग होती है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, तुरंत स्टार्टिंग की जा सकती है, बेटर स्पीड कंट्रोल होता है और यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोडक्शन के कारण इसमें वाइब्रेशंस भी कम होते हैं। जबकि डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और अगर आपकी सप्लाई फेल कर जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो सकता है। AC ट्रैक्शन में नॉर्मली जो भी आपके कम्युनिकेशन लाइन ट्रैक के पैरेलली रन कर रही हैं वहाँ पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फिर हमने DC ट्रैक्शन की बात की कि DC ट्रैक्शन में सप्लाई DC होती है सब अर्बन रेलवेज और या ट्रैम कार्स में 600 वोल्ट, मेन लाइन के लिए 1500 से 3000 वोल्ट। मोटर DC सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करेंगे और DC सीरीज़ मोटर पेंटोग्राफ की मदद से ओवरहेड लाइन कंडक्टर के थ्रू करंट को कलेक्ट करता है और यहाँ पर रिटर्निंग पाथ जो है वो स्टील ट्रैक ही एक्ट करता है। डिस्टेंस अगर देखा जाए सब स्टेशन के बीच में तो 3 से 5 किलोमीटर सब अर्बन में, और मेन लाइन सर्विस में अगर देखा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर होता है। नाउ वी हैव डिस्कस AC ट्रैक्शन। इसमें 4 तरह के हमने ट्रैक्शन सिस्टम देखे। 3 फेज AC ट्रैक्शन जो कि अभी यूज़ में नहीं है, इसमें 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है बेटा कि यहाँ पे 2 ओवरहेड कंडक्टर की ज़रूरत होती है एंड द थर्ड बीइंग रेल इटसेल्फ आउट ऑफ यूज़ है। फिर सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बारे में बात किया जिसको हम कंपोजिट सिस्टम कहते हैं। थ्रू आउट द इंडिया ऑन द मेन लाइन EC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। 25 kV 50 हर्ट्ज, 25 kV को स्टेप डाउन कर देते हैं एंड देन रेक्टिफाइड कर देते हैं और उसके बाद हम DC सीरीज़ मोटर को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन का। यहाँ पर 15 kV 16/2/3 हर्ट्ज है। इसका यूज़ हम वेस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। सिंगल फेज सीरीज़ मोटर यूज़ होता है ट्रैक्शन के लिए, और लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई नॉर्मली हम मोटर जनरेटर सेट के द्वारा ऑब्टेन करते हैं या फ्रीक्वेंसी चेंजर का यूज़ करके हम लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट अगर देखा जाए तो सिंगल फेज टू 3 फेज ट्रैक्शन जिसको हम कैंडू सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे लोको जो है वो फेज कन्वर्टर कैरी करता है जो कि सिंगल फेज को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, और यही 3 फेज सप्लाई हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स को प्रोड्यूस करता है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 16 kV 50 हर्ट्ज है और इसको हम
देवनागरी में अडॉप्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे यार। एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लेक्चर को अच्छे से समझ के आप प्रैक्टिस करते रहिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।